शीशे जैसे नाजुक दिल पर व्यंग्य बाणों के पत्थर बरसेंगे तो किरचें उड़ेंगी ही। किरचें जख्मों को जन्म न दे, ऐसा संभव ही नहीं है। समय अंतराल के पश्चात जख्म नासूर में परिवर्तित होने लगे तो उसमें किसका दोष, समय का या मानव का? माँ की कोख से जन्म लेने वाला उसके दिल का टुकड़ा ही यदि नासूर का कारण बन जाए, या सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बने रहने का स्वांग करे, तो ऐसे रिश्तों को हादसा ही कहेंगे। ऐसा ही एक हादसा कमलेश्वर बाबू के साथ हुआ। जीवन के 36 वर्ष उन्होंने और उनकी पत्नी कमला ने अपने तीनों बच्चों की पेट काट कर, निज इच्छाओं का दमन कर परवरिश की, उच्च संस्कार दिए, पढ़ने के लिए प्रत्येक सुख सुविधा उपलब्ध करवाई, यह सोचकर नहीं कि वृद्धावस्था में आराम से कटेगी, वरन अपना कर्तव्य समझकर। बच्चों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर वे असीम आनंद का अनुभव किया करते थे। लोग गाड़ी बंगला नौकर चाकर देखकर उनसे ईर्ष्या करते। साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने परिश्रम लगन के बलबूते पर उच्च पदासीन होने के पश्चात भी उनमें न तो अहंकार जड़ जमा पाया और न ही किसी आडंबर का परिचय दिया। कोई भी मातहत सगा संबंधी, मित्र, पड़ोसी या दूरस्थ परिचित ही क्यों न हो, आवश्यकता पड़ने पर उनके पास आता तो वह अपने व्यस्त समय में भी कुछ पल निकाल कर उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते, यथासंभव समस्या का हल सुलझाते। आवश्यकता पड़ती तो हर संभव यथाशक्ति उनकी तन मन और धन से सहायता करने के प्रयत्न करते। उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। अपनी व्यवस्था तथा सदस्यता, परोपकार और कर्तव्य निष्ठा की भावना के कारण वह घर से, बच्चों से विमुख होते चले गए। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य है, उन्हें भी उनके साथ एवं प्यार की आवश्यकता है, शायद भूल ही गए थे। वास्तव में आर्थिक रूप में सबकी इच्छाएं, आशंकाओं की पूर्ति करते वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझने लगे थे। दूसरों से अतिशय प्रशंसा प्राप्त कर वह स्वयं को घर व बाहर दोनों क्षेत्रों में सफल जानकर गर्वोन्मुक्त होते थे। जब तक पद था, रुतबा था, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। जिस दिन पद मुक्त होकर घर आए तो अजीब सा महसूस कर रहे थे। तन मन से शिथिल, भार मुक्त, अत्यंत थके थके। फिर यह सोचकर मन को सांत्वना दी कि अब जी भर के अपने एकमात्र पोते से बातें करेंगे, खेलेंगे, जगह जगह घूमेंगे, उन सपनों को पूरा करेंगे जो व्यवस्था के कारण अधूरे रह गए थे। विशेष रूप से अपनी पत्नी कमला, जिनकी उन्हें सदैव शिकायत रहती थी कि उसके लिए उनके पास समय ही नहीं है। रात दिन उसके साथ रहकर सारे गिले शिकवे दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्हें ऑफिस से जल्दी आया देखकर उनके 3 वर्षीय पोते पुनीत ने कहा, दादाजी, आज तो आप जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या फिर जाएंगे? उसकी बाल सुलभ मुस्कान और बातों पर ध्यान गया तो पाया कि उसका बाल गोपाल तो महाभारत में वर्णित चंचल चपल कृष्ण कन्हैया से भी ज़्यादा सुंदर है। अनायास ही उसे गोद में उठाकर बोल उठे, हाँ बेटा, तेरे साथ खेल नहीं पाता था, इसलिए आज ऑफिस को सदा के लिए टाटा करके चला आया। लीजिए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, विशेष तौर पर आपके लिए ही बनाए हैं। यह सोचकर कि आज तो आपके पास समय होगा ही, समोसे की प्लेट हाथ में पकड़ाते हुए कमला ने कहा, हाँ, अब तो समय ही समय है। दीर्घ श्वास खींचते हुए कमलेश्वर प्रसाद ने कहा, क्यों मन छोटा करते हो? जिंदगी भर खूब काम किया है, अब तो आराम करो। कमला देवी ने उनको दिलासा देते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, बहुत दिनों बाद स्वाद लेकर खा पा रहा हूँ। लो, एक और लो, तुम खाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तुम कहाँ चल दी? आज तो मेरे साथ बैठकर खाओ। हाथ पकड़ते हुए कमलेश्वर ने कहा, क्या कर रहे हो? इतने वर्षों पश्चात वही स्वर, वही अंदाज, क्या हो गया है आपको? आश्चर्य भरे स्वर में कमला ने कहा, हाँ कमला, तुम सच ही कह रही हो। सच्चे सुख को त्याग कर मैं ही इतने समय तक पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। आंखों में छाई उदासी को परे कर वह मुस्कुरा उठे, पर फिर भी उनके स्वर की निराशा कमला से छिप नहीं पाई थी। कमला कुछ कह पाती उससे पहले ही अंदर से बहू का स्वर सुनाई पड़ा, जो अनिल से कह रही थी, लगता है रिटायरमेंट के पश्चात पिताजी फिर से जवान हो गए हैं। माँ के चेहरे पर भी
गुलाबी आभा झलकने लगी है। बहू बेटे की बातें सुनकर वे दोनों संकुचित हो उठे। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि अंदर वे दोनों उनकी बातें सुन रहे हैं। बात संभाली कमला ने, बोली, आओ अनिल अनुपमा, तुम दोनों कब आए? पता ही नहीं चला। मैंने समोसे बनाए हैं, तुम दोनों भी आ जाओ। देखो पुनीत कितने चाव से खा रहा है, उसके लिए अलग से बिना मिर्च के समोसे बना दिए थे। मम्मा, अपने दोस्त अभय के प्रमोशन की पार्टी में जाना है, अतः जल्दी आ गए थे। आप दोनों बातें कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अनिल बाहर आते हुए बोला। लो बेटा समोसा लो। कमला ने प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं मम्मा, पार्टी में जाना है, अभी खा लिया तो वहाँ नहीं खाया जाएगा। अनिल ने उत्तर दिया। थोड़ा सा ले लो बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े चाव से बनाया है, थोड़ा चख तो लो। कमलेश्वर ने अनिल और अनुपमा की ओर देखते हुए कहा। मन के अज्ञात कोने में एक चाहत उठी कि अनिल उनके पास थोड़ी देर बैठे और पूछे, पापा अब आपका क्या करने का इरादा है? सॉरी पापा, आजकल डाइटिंग पर हूँ। आवाज़ अनुपमा की थी। वह कुछ कहते इससे पहले ही दोनों कमरे से बाहर जा चुके थे। जाने दो उन्हें, मैं तो हूँ तुम्हारा साथ देने वाली। कमला उनके मन की बात जानकर बोली। कमला, ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बीमारी में रात दिन सेवा की, जिनके लिए घोड़ा बना। आज जब मैं चूक गया हूँ, थक गया हूँ, तब मेरे बच्चों के पास इतना भी वक्त नहीं कि मेरे पास थोड़ी देर बैठकर मेरे थके तन मन को दिलासा दे सके। कमला क्या कहती, वह तो मूक दृष्टा थी। उन्होंने भी रेस के घोड़े की तरह भागते देखा है, और अब संतान भी वही कर रही है। वही पहले पति परमेश्वर तथा बच्चों के साथ समझौता किए जा रही है। उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं तो कब कर्तव्यों की बलि बेदी पर बलिदान हो गई, उसे स्वयं ही याद नहीं रहा। अम्मा, आज पार्क में घुमाने नहीं ले जाओगी? बाबा, आज आप भी हमारे साथ चलो। उनकी मानसिक स्थिति में अनभिज्ञ पुनीत बाल सुलभ चपलता के साथ कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आज हमारे साथ तुम्हारे बाबा जी भी चलेंगे। उसको गोद में उठाकर कमला उनकी ओर देखती हुई बोली। चलो थोड़ा घूम आए, मन बहल जाएगा। पुनीत और कमला का मन रखने के लिए पार्क में घूमने तो वो चले गए, किंतु अनिल और अनुपमा द्वारा अवज्ञा की अवहेलना के दंश में उत्पन्न पहली किरच उनके मन मस्तिष्क को लहूलुहान कर रही थी। उसके बाद तो दिन रात न जाने अनजाने कितने ही किरचें उनके हृदय को छलनी करती चली गई। उन्हें आश्चर्य तो था, कमला पर जो न हो जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, उस पर किसी भी बात का कुछ भी असर नहीं होता था। रात दिन अब भी 24 घंटे के होते और पहले भी होते थे। कार्य में व्यस्तता के कारण पहले समय का पता नहीं चलता था, और अब वही समय काटे नहीं कटता। अनिल और अनुपमा दोनों नौकरी करते थे। 3 वर्षीय पुनीत दादी माँ के बाहों में ही अपनी माँ के आंचल की छाँव खोजता। आँख खुलते ही दादी माँ की गुहार लग जाती, और कमला बिना खींचे चिल्लाए उसकी एक एक मांग को धैर्यपूर्वक पूरा करती रहती। यह वही कमला थी जो आज से 30 वर्ष पूर्व अनिल जब भी कोई मांग करता या शरारत करता तो तुरंत उनकी गोदी में यह कहकर डाल देती कि मुझसे नहीं सहे जाते, तुम्हारे लाडले के चोचले, तुम ही संभालो इसे। 2 वर्ष पश्चात ही नीलिमा के आगमन का समाचार सुनकर वह एकदम उदास हो कह उठी थी, पहले का लालन पालन तो ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, अब इसे कैसे संभाल पाऊंगी। मैं इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। और जब नीलिमा के पश्चात परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के पश्चात भी पता नहीं कैसे नुपुर ने अपने आगमन की सूचना दी, तो वह एकदम परकटे पंखी की भांति मायूस हो गई थी। उसके सारे सपने, कुछ करने की ही इच्छा छिन्न भिन्न हो गई थी। परिस्थितियों के अनुरूप कमला ने स्वयं को डाल लिया था, फिर भी अतृप्ति की झलक कभी कभी उनके कार्यों में दिख ही जाती थी। लेकिन उनके पुरुषोचित अहंकार ने कभी कमला के मन को चित्कार करती आत्मा को समझाने का प्रयत्न नहीं किया। अपने बार बार होते स्थानांतरण के कारण बच्चों की परवरिश के लिए कमला को इलाहाबाद रहना पड़ा। वह अकेले ही घर बार की समस्याओं से जूझती रही। जब वह जाता शिकायतों का पुलिंदा खुल जाता, पर धीरे धीरे शिकायतें भी समाप्त हो गई थी। आज जब उसको पुनीत का समस्त कार्य
वह रसोई की जिम्मेदारी संभालते देखते तो पता नहीं क्यों झुंझला उठते थे। पुनीत के कारण वह उनको भी समय ही नहीं दे पा रही थी। यह क्या झंझट पाल लिया है तुमने? अपने बच्चों का तो एक एक काम तुम बिना झुंझलाए नहीं करती थी। माँ का काम क्या बच्चे पैदा करना ही है? ऑफिस जाने से पूर्व अनुपमा क्यों नहीं पुनीत का सारा काम करके जाती? एक दिन झुंझलाकर कमलेश्वर ने कहा, जब तुम व्यस्त थे तब मैंने इसी में अपना मन लगा लिया। अब मुझे अच्छा भी लगने लगा है, लेकिन अब तब मैं हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे संग घूमना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पास समय ही नहीं। चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन अब इस उम्र में कोई हमें घूमते या ऐसे बैठे बतियाते देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम भी किन दिनों की बातें ले बैठी। आखिर हम पति पत्नी हैं, शाम को पिक्चर देखने चलेंगे। कपूर कह रहा था केसरी अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, पूछ लेना बेटे से। मेरे लिए तो उसके पास समय ही नहीं है। यदि वे चलते हैं तो ठीक, वरना पुनीत को वे संभालेंगे। कई मित्रों से मिलने जाना है। जब भी फ़ोन पर बातें होती हैं कहते हैं कभी आओ ना यार। रिटायर क्या हुए, तुमने तो स्वयं को घर में ही कैद कर लिया। पर इस बार अकेले नहीं, भाभी जी को भी लेकर आना। वे लोग हर शनिवार मिलते रहते हैं। शाम को अनिल और अनुपमा को पिक्चर चलने के लिए कहा तो बोले, मम्मा, मिसेस एवं मिस्टर शर्मा अपने विवाह की वर्षगांठ पर पार्टी दे रहे हैं, अतः जाना आवश्यक है। आप कल पिक्चर चले जाना, वरना पुनीत को कौन संभालेगा। पीछे से फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। इस उम्र में सिनेमा देखने का शौक चराया है। खून उबल पड़ा था कमलेश्वर का, किंतु ऐसी उज्जड़ संतान के क्या मुंह लगना सोच कर चुप लगा गए थे। सुबह से शाम तक कमला ही चौके चूल्हे में लगी रहती। ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, अतः अनुपमा नाश्ता बनाने में मदद नहीं कर पाती थी। शाम को उनका अक्सर ही कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम रहता था। उनके लिए घर घर न रहकर गेस्ट हाउस था। वे गेस्ट के रूप में रह रहे थे। काम करने के लिए और बच्चे को संभालने के लिए आया रूपी माँ थी ही। विरोध करने पर कमला कहती, क्यों परेशान हो रहे हो? पोते के लिए ही तो कर रही हूँ। कहा भी है कि मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। रात्रि में भी पुनीत जब उन्हें तंग करता तो उन्हें दे जाते। मम्मा तुम ही संभालो, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया है। सोने में देर हो गई तो सुबह उठने और ऑफिस जाने में भी देर हो जाएगी। वह क्या कहती, पानी का पंप चलाने के लिए उन्हें उनसे भी जल्दी उठना पड़ता था। यदि पानी नहीं भर पाए तो पानी की सप्लाई बंद होने के कारण दैनिक कार्य करने भी असंभव हो जाएंगे। पुनीत आते ही कहता, दादी माँ, उसे लाल परी की कहानी सुनाओ, जो सुंदर राजकुमार को उसके माता पिता से छीनकर अपने महल में कैद कर लेती है। और नन्हा पुनीत अनेकों बार सुनी कहानी को सुनते सुनते उनकी ममताओं की चांदनी में बेखौफ सो जाता। एक दिन अनिल आकर बोला, मम्मा, कल मेरा मित्र निखिल अमेरिका से आ रहा है, उसको खाने पर बुला रहा हूँ। अनुपमा ऑफिस से छुट्टी लेकर आपकी सहायता करवा देगी, परंतु आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है वह किसी अन्य के बनाए खाने में कहाँ। मैं खोआ लेकर आया हूँ, प्लीज़ माँ, गुलाब जामुन बना देना और अनुपमा को भी सिखा देना। बेटे के मुखार बिंद से अपने बनाए खाने की प्रशंसा सुनकर कमला गदगद हो उठी थी, किंतु कमलेश्वर झुंझलाकर बोले, जब काम है तो अच्छी माँ प्यारी माँ, वरना मुड़कर भी नहीं देखेंगे। महीने भर से तुम्हें खांसी हो रही है, क्या किसी ने पूछा कि माँ तुम खांसी की कोई दवा ले रही हो या नहीं? यह तुमने किसी को दिखाया? क्यों खून जला रहे हो? ज़्यादा सोचोगे तो कोई बीमारी पाल बैठोगे। यह क्यों नहीं सोच लेते कि अब हमें इन्हीं के साथ ऐसी ही स्थिति में रहना है, समझौता करना ही पड़ेगा और कहीं जा भी तो नहीं सकते। एक ही तो बेटा है, एक बेटी इंग्लैंड में और दूसरी कनाडा में है। संतोष है तो बस इतना कि वे दोनों ही अपने पति और बच्चों के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रही हैं। न जाने कितने दिन और बाकी है जीवन के अंतिम प्रहर में भी यदि हम किसी के लिए उपयोगी न बन सके तो यह हमारी उपलब्धि होगी, ना कि हार। बुढ़ापे में उनसे ज़्यादा हमें उनकी आवश्यकता है। यही तो तुम्हारी भूल है, कमजोरी है। इसी का फ़ायदा दोनों उठा रहे हैं। कमलेश्वर ने तिक्त स्वर में कहा, दूसरे दिन का डिनर अच्छा रहा,
निखिल भी खाने की प्रशंसा करते थक नहीं रहा था, किंतु इन प्रशंसा की हकदार बनी अनुपमा। रसोई में लगी रही कमला और वाक्पटुता से मन मोह लिया अनुपमा ने। जब मित्र चला गया तो अनिल मध्यम स्वर में बोला था, पापा, सूप को आवाज़ करते हुए पीना आज की सोसाइटी में असभ्यता माना जाता है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अनिल अपने कमरे में चला गया। एक और किरच उड़कर उनके हृदय को लहूलुहान कर गई थी। अनगिनत पार्टियों में वे मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सम्मिलित हुए थे, लेकिन कभी किसी ने उनका उपहास नहीं उड़ाया था। यह सच है कि चाय या सूप पीते समय सू की आवाज़ अनजाने अनचाहे उनके मुंह से निकल जाती थी। कई बार स्वयं उनको आभास हुआ था, रोकने का प्रयास करते, किंतु जहाँ विचारों के खंडरों में मन उलझा, अनायास ही आवाज़ हठीले बच्चे की तरह आकर अभिजात्य जीवन शैली के आडंबर युक्त व्यवहार को नकार जाती थी। और अब तो 5-6 महीनों में वह अपना अस्तित्व ही भुला बैठे थे। पुनीत के कारण कमला कहीं निकल ही नहीं पाती थी। अब इस उम्र में पोते को गोद में उठाकर चल भी नहीं सकते थे। अकेले जाते तो लोगों के व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ता। कहाँ छोड़ आए भाभी जी को, कम से कम अब तो साथ लेकर घूमा करो, इत्यादि इत्यादि। सामाजिक जीवन से लगभग कट चुके थे। शादी विवाह मुंडन समारोह में जहाँ जाना अति आवश्यक होता वहीं जा पाते थे। कमला कभी कहती, तुम्हें तो पहले पढ़ने का शौक था। कहते थे कि समय मिलेगा तो दिव्यांगों पर एक पुस्तक लिखूंगा। पुस्तकालय में जाकर कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त की थी। उसी पर पुनः कार्य आरंभ क्यों नहीं करते? समय भी कट जाएगा और मन भी नहीं भटकेगा। या सुबह शाम मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र का ही जाप कर लिया करो, या फिर गार्डनिंग का पुराना शौक अपना लो। किंतु उनका तन और मन एकदम खाली हो गया था, एकदम विचार शून्य, खोखला। एकाग्रचित होने का प्रयत्न भी करते तो मन निरर्थक भटकने लगता। अपने उन स्वर्णिम दिनों के आसपास जहाँ लोग उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते थे, उनके मित्र रामेश्वर खन्ना ने रिटायरमेंट के पश्चात ही उनसे अपनी फैक्ट्री में ज्वाइन कर उसे संभालने का आग्रह किया था, किंतु वे आराम करना चाहते थे। बेटे बहू पत्नी एवं पोते के साथ जीवन का अंतिम प्रहर बिताना चाहते थे और मना कर दिया था। किंतु अब उन्हें लगने लगा था उस वक्त उनका निर्णय गलत था। आज के युग में आपसी प्रेम संबंध चाहे पुत्र पुत्री ही क्यों न हो, आर्थिक स्वावलंबन पर ही टिके हैं। कुर्सी की ही पूछ है। यद्यपि पैसों की कमी अब भी नहीं थी, किंतु रुतबा तो न था। तन से भी अधिक वे मन से भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित एवं असहमित होते जा रहे थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। दिसंबर का सर्द दिन था। कमलेश्वर बैंक, अनिल एवं अनुपमा ऑफिस जा चुके थे। कमला को पिछले 2 दिनों से ज्वर ने जकड़ रखा था। अकेले रह गए पुनीत ने उछल कूद आरंभ कर दी। कमला ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो, मुझे आराम करने दो। दादी माँ, आप झूठ बोल रही हैं। सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आज बाबा भी चले गए। मुझे चॉकलेट दिलाकर लाओ, वरना मैं सारे खिलौने बाहर फेंक दूंगा। सदैव उसकी आज्ञा का पालन करने वाले पुनीत ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, तुम सारे खिलौने वापस लाकर रखो, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाकर लाती हूँ। पुनीत को अपनी बात पर अमल न करते देख कमजोरी की हालत में भी कमला पलंग से उठते हुए बोली, हम नहीं रखेंगे, पहले हम चॉकलेट दिलवाओ, वरना हम समझेंगे कि आप भी हमें प्यार नहीं करती हो। वह पुनः चिल्लाते हुए वह बोला। इस बार वास्तव में झुंझला उठी थी कमला। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, न कोई देखभाल करने वाला है। क्या लोग, इसलिए लोग बच्चों की कामना करते हैं। 9 महीने गर्भ में रखकर, खून से सींचकर, दर्द सहकर, स्वयं गीले में सोकर पालते पोसते हैं। क्या ऐसे दिन के लिए? दुख और शोक से वह चिल्ला उठी, पुनीत, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। चलो उठाओ अपने खिलौने। पहली बार दादी अम्मा से डांट खाकर मासूम नाजुक पुनीत रो पड़ा। अनायास ही अपनी बेबसी पर उन्हें भी रोना आ गया। दूसरों के अपराध की सजा इस मासूम को क्यों? जिस बच्चे को माँ बाप के प्यार का साया नसीब न हो, वह उद्दंड तो बनेगा ही।
उसे वे अपने प्यार के आंचल में संरक्षण देगी। उसकी कोमल भावनाओं को पत्थर नहीं बनने देगी। फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं से तरबतर देखकर वह भाव विह्वल हो उठी। शिथिल कदमों से चलकर उसे गले से लगाया, फिर आंचल से उसके आंसुओं को पोंछ कर बोली, रो मत बेटा, चल तुझे चॉकलेट दिलाकर लाती हूँ। फ्रिज के ऊपर रखा पर्स उठाकर पैरों में चप्पल डालकर यह सोचकर यूं ही चल दी कि पास के नुक्कड़ पर ही तो दुकान है। एकाएक अपनी मांग पूरी होते देख बेहद खुश हो उठा था पुनित। वह उनकी उंगली पकड़कर लगभग खींचे ले जा रहा था। बाहर की ठंडी हवाएं कनपट्टियों को बेतती जा रही थी। न जाने कैसे तभी एक स्कूटर पास से धक्का मारते हुए निकल गया। कमला गिरी, साथ में पुनित भी। पुनित का सिर पास में पड़े पत्थर से जा टकराया। कमला के पैर से भी खून बहने लगा। कुछ कमजोरी, कुछ चोट के प्रभाव के कारण वह उठने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। तभी अचानक किसी कार्यवश अनुपमा घर आई। पुनित को गिरा देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मा जी, आप तो बुजुर्ग हैं, एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। उनके पैर से बहते खून को अनदेखा करते हुए अपनी स्कूटी वहीं छोड़ ऑटो से पुनित को अस्पताल ले गए। आस पड़ोस के लोग कमला को उठाकर घर ले गए। घाव ज़्यादा नहीं था, अतः उनमें से एक ने ड्रेसिंग भी कर दी। उसकी हालत देखकर पड़ोसन शीला वर्मा बोल उठी, बहन जी, आपकी सहनशीलता की भी हद है। गजब की है आपकी बहू, जिसे सास का जख्म दिखाई नहीं दिया, और बेटा जिसके कहीं खून नहीं निकला उसको उठाकर अस्पताल दौड़ पड़ी। बहन जी, गुम चोट वह भी सिर की जानलेवा सिद्ध हो सकती है। बहू समझदार है, तभी वह उसको तुरंत अस्पताल ले गए। कमला ने उनकी बात काटी थी। बेटा बहू चाहे कैसे भी हो, अगर वह स्वयं भी बाहर वालों की बातों का समर्थन कर उनको दोषी ठहराएगी तो बाहर वालों के मुंह तो और भी खुलते जाएंगे। उन्हें तो दूसरों के घरों में ताका जाकी पर टिक्का टिप्पणी करने के लिए ऐसे अवसरों की सदा तलाश रहती है। अतः उसने शीला को टोक कर उसका मुंह बंद करने की चेष्टा की थी। कमलेश्वर को आता देखकर शीला वर्मा चली गई। घटना और बहू के व्यवहार का सुनकर वे सन्न रह गए। कमला, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि पत्नी के मान सम्मान की रक्षा भी न कर पाऊँ। आज भी रामेश्वर खन्ना मिले थे। अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को स्वीकार कर लेने का भी आग्रह कर रहे थे। इसी वक्त उन्हें अपनी सहमति दे देता हूँ। कल से कार्यभार संभाल लूँगा। सोचा था बहुत काम कर चुका, अब बची जिंदगी परिवार के मध्य हंसी खुशी व्यतीत करूँगा। लेकिन बेकार इंसान कचरे के ढेर से भी गया गुजरा होता है। कचरे के ढेर से भी लोग उपयोगी वस्तुओं को ढूंढ ढूंढ कर उपयोग में ले लेते हैं, किंतु बेकार आदमी को घर के कोने में डालकर सदैव प्रताड़ित करने में ही उन्हें आत्मिक संतोष मिलने लगता है। आज तुम्हारी हालत मेरे कारण ही हुई है। मैं बाहर की दुनिया में व्यस्त रहा और तुम इनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते करते अपना आत्मसम्मान भी खो बैठी। अब इन्हें तुम्हारी कोख जाई संतानों को इतनी भी चिंता नहीं रही कि तुम्हारी भी कोई इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा भी है। यहाँ तक कि उन्हें तुम्हारी हारी बीमारी और परेशानी की भी चिंता नहीं रही। उनको क्या दोष दूँ? सारी गलती मेरी है। मैंने ही कब तुम्हारी इच्छा अनिच्छा को जानने की कोशिश की। अब जब तुम्हें आराम की आवश्यकता है, तब भी तुम अपने बूढ़े कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी उठाए हो। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कमला कुछ कह पाती इससे पहले ही कमलेश्वर ने टेलीफोन पर अपनी स्वीकृति रामेश्वर खन्ना को दे दी तथा यह भी कह दिया कि वे अभी इसी वक्त वीरपुर जाने के लिए तैयार है। वीरपुर उनके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वे कमरे में जाकर आवश्यक सामान पैक करने लगे। इतनी हड़बड़ी ठीक नहीं है जी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, बेटे बहू क्या सोचेंगे। तुम तो इतने स्वार्थी कभी न थे। दूसरों की सेवा कर तुम सदा आनंदित होते थे। कमला ने उनके पीछे पीछे कमरे में आकर आशा भरी आंखों से उन्हें निहारते हुए कहा, मित्रों की सहायता करो, सुख दुख में उनके काम आओ तो वे सदैव एहसानमंद रहते हैं, किंतु अपनों के लिए जी जान भी लगा दो तो सदैव यही सुनने को मिलेगा,
कौन सा एहसान किया है, कर्तव्य ही तो निभा रहे हैं। अरे हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो। कमलेश्वर ने कमला की बात अनसुनी करते हुए कहा। बच्चों की भूलों पर ध्यान नहीं देते अनिल के पापा। क्षमा करने से बड़प्पन में कमी नहीं आती। निराश स्वर में एक बार कमला ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया था। तुम्हें देवी बनना हो तो बनो, किंतु मैं देवता नहीं बन सकता। तुम अगर मेरा साथ देना चाहो तो ठीक, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। गाड़ी आती ही होगी। तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का वचन दिया है। तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। जीवन का एक एक पल तुम्हारा है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए जीवन अर्पण किया है मैंने। फिर अब परीक्षा क्यों। चलो, जहाँ तुम कहोगे आंख बंद करके चल पड़ूंगी, किंतु बच्चों को तो आ जाने दो। ठीक है, उस पल का भी इंतज़ार कर लेता हूँ कि उपमा से अलंकृत करते हैं तुम्हें तुम्हारे साहबजादे। अपने खून का एक और उपहार ग्रहण करके देख लूँ। सचमुच आते ही अनिल बरस पड़ा। मम्मा, देखकर चला करो। बची गया आज पुनित, वरना क्या से क्या हो जाता। उसके पीछे अनुपमा पुनित को गोद में लिए कुछ कहने को आकुल व्याकुल लग रही थी कि कमलेश्वर दहाड़े। बेटा, जैसा आज तुझे अपने बेटे का ख्याल है, वैसे ही कल से ज्वर से तप रही तेरी माँ ने तुझे सीने से लगाकर पाला और ख्याल रखा था, और आज वह तेरी नज़रों में तेरे बच्चे की देखभाल करने के लायक भी नहीं रही। सच तो यह है कि हम दोनों ही व्यर्थ हो गए हैं तुम्हारे लिए। हम दोनों जा रहे हैं। यह घर हमारी ओर से तुम्हें मुबारक। जब तक हाथ पैरों में ताकत रहेगी काम करता रहूँगा। फिर वृद्धाश्रम में अपने लिए एक कमरा बुक करवा लूँगा, जिससे कम से कम तुम जैसे स्वार्थी इंसान का मुख तो न देखना पड़ेगा, न यह सुनना पड़े कि घर से निकालकर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। माता पिता सदैव बच्चों को देते ही हैं, लेते नहीं। इसकी एवज में वे बच्चों से मान सम्मान चाहते हैं। अगर वह भी नहीं मिले तो अलग रहना ही श्रेयस्कर है। कमला की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी, किंतु मुंह बंद था। लेकिन पापा, ऐसी बीमार हालत में माँ कहाँ जाएगी। कल्पना विहीन स्थिति की भयंकरता को देखकर परेशान अनिल ने कहा, तुझे माँ की चिंता है या अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक काया की। पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या हमसे कोई गलती हो गई या अपना कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पाए। अनुपमा ने कहा, नहीं बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं था। अपनी नौकरी, पद, रुतबा और प्रसिद्धि के जुनून में मैं ही भूल गया था कि तुम्हारी माँ का भी अस्तित्व है। हम सब ने उसके मनोभावों को इतना रौंदा कि वह स्वयं के अस्तित्व को ही भूल गई। यूँ तो जानवर भी जी लेते हैं, लेकिन जहाँ मान सम्मान न हो वह जीवन तो जानवर से भी बदतर है। अब मैं तुम्हारी माँ को वह सब देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार है। तुम दोनों योग्य हो, समझदार हो। कब तक इन बूढ़े कंधों की बैसाखियों के सहारे जीवन को ढोओगे। अपनी समस्याओं से स्वयं लड़ना सीखो। आग से खेलोगे तो हाथ जलेगा ही, हाथ जलेगा तो दर्द भी होगा। कम से कम फिर दूसरों को दोष तो नहीं दोगे। तभी ड्राइवर ने आकर गाड़ी के आने की सूचना दी। कमलेश्वर बोले, चलो कमला। अमिल और अनुपमा की ओर मुखातिब होकर पुनः बोले, तुम्हें बता दूं, मैं नकारा नहीं हूँ। अपना और अपनी पत्नी का बोझ मैं स्वयं उठा सकता हूँ। मैं वीरपुर जा रहा हूँ। तुम सबके मोह के वशीभूत पिछले 6 महीने से श्री रामेश्वर खन्ना का ऑफर ठुकरा रहा था। सॉरी, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा? क्षमा उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। पर पापा, तुम हमें नकार सकते हो पर हम नहीं। जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े आ जाना। मेरा द्वार तुम्हारे लिए सदैव खुला रहेगा। निर्विकार मुद्रा में कमलेश्वर ने कहा, दादी माँ, बाबा मत जाओ। दादी माँ मत जाओ। अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा। माँ की गोद से उतरकर मासूम पुनित ने दादी माँ का आंचल थाम लिया था। बेबस हिरनी की तरह कभी वे कमलेश्वर को देखती तो कभी अपने बाल गोपाल को। अनिल और अनुपमा तो अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार ही नहीं थे, पर इतना अवश्य समझ गए थे कि अब उन्हें रोक पाना संभव नहीं है।
कमला ने धीरे से आंचल छुड़ाया, पुनीत के माथे पर चुंबन अंकित किया और आंखों में आए आंसुओं को आंखों में ही कैद करने का प्रयास करते हुए वह धीरे धीरे कमलेश्वर के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चल दी। मन का अंतर्द्वंद उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। बड़ों के अहम के टकराव में उस बेचारी नन्ही जान का क्या दोष? हमें मासूम की मासूम भावनाओं से खेलने का क्या हक है? कमलेश्वर के फैसले के सम्मुख वह सदा की तरह आज भी विवश थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।